बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना एक और न्यू चैप्टर पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ द सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमें पीएमडीसी ने जो सिलेबस अनाउंस किया है उसमें से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या है जी। रेस्पिरेशन हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, और रेस्पिरेशन में भी हमें उसने जो है वो कन्फाइंड कर दिया है कुछ टॉपिक्स पे। जैसे कि उन्होंने बोला है कि यहाँ पर हमने क्या करना है, आउटलाइन दी सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने सेलुलर रेस्पिरेशन देखनी है किस चीज़ की, प्रोटीन की एंड फैट्स की। और फिर इसको जो है वो हमने को रिलेट करना है विद ऑफ दी ग्लूकोज, यानी कि हम यहाँ पर ग्लूकोज की जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन देखेंगे, और फिर जो प्रोटीन और फैट्स हैं इनको हम आपस में जो है वो को रिलेट करके ग्लूकोज के सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमने जो है वो आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि मैं जो भी आप लोगों को वन शॉट देती चली जाऊँगी उसके नोट्स जो हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगी। और जिसके लिए आप लोगों को जो है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। मैंने गूगल ड्राइव का लिंक वहाँ पर जो है वो पेस्ट करके रखा हुआ है, आप लोगों ने सिंपली वहाँ पे जाना है और आप लोगों ने वहाँ से जो है वो पीपीटी डाउनलोड कर लेनी है। सो अब हम यहाँ पर जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास ये जो बायो एनर्जेटिक है, बेसिकली ये जो हमारे पास क्या है जी, सेलुलर रेस्पिरेशन का चैप्टर है। ठीक है ना। ये टॉपिक जो है ये किस चैप्टर से लिया गया है, बायो एनर्जेटिक से लिया गया है। अब अगर हम यहाँ पर इस वर्ड को देखें, बायो, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है। और इनर्जेटिक वर्ड कहाँ से निकला है, ये निकला है जी एनर्जी से। तो अब अगर हम यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करें और यहाँ पर इनको जो है वो डिफाइन करने की ट्राई करें, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी। सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें, फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड दी बायो एनर्जेटिक। अच्छा, आप लोगों ने ना एक डेफिनेशन सुनी होगी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। ठीक है, ये होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होता है कि जो डिफरेंट हमारे पास पॉलीमर होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट को हम यहाँ पर जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं तो इससे जो है वो हमें क्या मिलता है, इससे हमें ग्लूकोज मिलते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से जब हम ब्रेक डाउन करते हैं किस चीज़ की, जब हम ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन की, ठीक है, तो प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन से हमें जो है वो अमाइनो एसिड मिलते हैं। इसी तरह से जब हम यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर जो ब्रेक डाउन है वो किसकी करते हैं, लिपिड की करते हैं। तो लिपिड को ब्रेक डाउन करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर जो है वो ग्लाइसिरोल प्लस यहाँ पर हमें क्या मिलता है, फैटी एसिड मिलता है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स को देखेंगे कि ये किस तरह से जो है ये मेटाबोलाइज होते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में जो है ये यूटिलाइज होते हैं। सपोज कर लो आपने क्या किया है, आपने कोई फूड खाई है। ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने कोई फूड ली। ठीक है ना। उस फूड की क्या हुई, उस फूड की हुई यहाँ पर डाइजेशन। ठीक है ना। डाइजेशन से हमें क्या मिले, हमें मिले न्यूट्रिएंट, हमें मिला ग्लूकोज, हमें मिला अमाइनो एसिड, ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड, ये सारे हमें मिले। ठीक है ना। उस डाइजेशन के थ्रू फिर हमारे पास जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, हमारे ब्लड में जाते हैं। और ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी को जो है वो क्या किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। और फिर ब्लड के थ्रू ही हमें क्या प्रोवाइड की जाती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एक तो ये हुआ। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी और इमीडिएटली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो हमारी बॉडी का क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलती है, जल्दी से एनर्जी मिल जाती है। ठीक है ना। इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, जब हमें क्या होती है, एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, एनर्जी की क्या होती है, नीड होती है। और नीड भी हमें कितनी होती है, ज़्यादा नीड होती है। तब हमारा जो बॉडी होता है ना, तब हमारा बॉडी जो है वो ग्लूकोज से किस पे शिफ्ट हो जाता है, फैट्स पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से जब हमारी बॉडी कहाँ पर होती है, स्टारवेशन पे होती है। ठीक है ना। यानी कि आपने लॉन्ग टाइम से कुछ नहीं खाया, आपको भूख लगी हुई है और आपने अभी तक कुछ नहीं खाया। ठीक है। तो तब क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है किसको यूटिलाइज करती है, हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन को क्या करती है, यूटिलाइज करती है, और उससे जो है वो एनर्जी गेन करती है। तो ये है हमारे पास क्या चीज़ कि हमें कौन सा जो न्यूट्रिएंट है हमें किस तरह से
एनर्जी देता है। अब वन बाय वन करके हम इनके मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले जो हम यहाँ पर मेटाबॉलिक पाथवे करेंगे वो है हमारे पास ग्लूकोज का मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले चैप्टर में जो हमारे पास 2025 के अंदर हमारे पास इससे पहले का जो सिलेबस होता था तो उसके अंदर ना हमें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी दिया जाता था, हमें यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस था, क्रेब्स साइकिल था, हमारे पास ट्रांसपोर्ट चेन था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे दी जाती थी जो पहले का सिलेबस था। अब जो है हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही टॉपिक के अंदर रहकर प्रोटीन, ग्लूकोज और फैट्स की हमने क्या करनी है, सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन करके इन तीनों की सेलुलर रेस्पिरेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी देख रहे हैं, कार्ब्स की देख रहे हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की देख रहे हैं। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट को आप जिस भी फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है ना, इधर के वो मोनोसैकेराइड है, वो ओलिगो है, या फिर हमारे पास वो पॉलीसैकेराइड है, उससे हमें क्या मिलने होते हैं, उससे हमें यहाँ पर ग्लूकोज ही मिलते हैं। किसी भी फॉर्म में लें, हमें यहाँ पे मिलने ही क्या है, ग्लूकोज मिलने हैं। अब ये ग्लूकोज जो हमें मिलते हैं, इन ग्लूकोज की क्या होती है, इन ग्लूकोज की होती है जी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस से मतलब क्या, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसको हम यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का नाम दे देते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे ये जो ग्लूकोज होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसर एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। और हमारे पास ये जो प्रोसेस है कि जिसमें ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज जो है वो ग्लाइसर एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो एटीपी है ना वो यहाँ पर कंज्यूम की जाती है। अब कितने एटीपी कंज्यूम किए जाते हैं, 2 एटीपी यहाँ पर कंज्यूम किए जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इस फेज को जो है वो हम क्या नाम दे देते हैं, प्रीपेरेटरी, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, प्रीपेरेटरी फेज का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, बेसिकली ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है हमारे सेल की कहाँ पर हो रही होती है, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है, जैसे कि हम सबको पता है ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो ये एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हमने इस 6 कार्बन वाले कंपाउंड को तोड़ना है ग्लाइसर एल्डिहाइड के अंदर। और ग्लाइसर एल्डिहाइड को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो अब यहाँ पर देखो कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला है और ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला है। तो जब ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज ग्लाइसर एल्डिहाइड देगा, लेकिन कितने ग्लाइसर एल्डिहाइड देगा, 2 ग्लाइसर एल्डिहाइड हमें यहाँ पर जो है ये देगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, ठीक हो गया। अब जब हमारे पास ग्लाइसर एल्डिहाइड, ठीक है ना, हमें मिल गया, तो ग्लाइसर एल्डिहाइड फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस पाइरुवेट के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। और जब हमारे पास एक ग्लाइसर एल्डिहाइड एक पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो हमें यहाँ से जो है वो एनर्जी मिलती है। अब कितनी एनर्जी मिलती है ये याद रखिएगा, हमें यहाँ पर 2 एटीपी मिलते हैं, ठीक है, और हमें जो है वो क्या मिलता है, एक NADH मिलता है। और याद रखिएगा कि एक NADH हमें कितने एटीपी देता है, हमें 3 एटीपी जो है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कितने प्रोवाइड करता है, 3 एटीपी हमें ये प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि 2 हमारे पास एटीपी ये हैं और एक NADH, ये कितने हो गए, 3। तो ये हमें कितने देगा, एक ग्लाइसर एल्डिहाइड जब कन्वर्ट होता है एक पाइरुवेट में तो हमें कितने एटीपी मिलते हैं, 5 एटीपी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि 2 ग्लाइसर एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 10। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 एटीपी को हम लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी तो यहाँ पर 2 एटीपी कंज्यूम हुए थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने एटीपी आएंगे, 8। याद रखिएगा कि जब ग्लाइसर एल्डिहाइड पाइरुवेट के अंदर टूटता है तो हमें कितने एटीपी मिलते हैं, 8 एटीपी मिलते हैं। ये कैलकुलेशन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से जो है आप लोगों को कन्फ्यूजन भी होगी और यहाँ से MCQs भी आएंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जब क्या होता है, पाइरुवेट बन जाता है, तो यहाँ पर कितने पाइरुवेट हैं, 2 ही पाइरुवेट है, क्योंकि पीछे हमारे पास ग्लाइसर एल्डिहाइड भी 2 ही थे।
अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट की क्या होगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। अब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें ना पाइरुवेट को, पाइरुवेट भी हमारे पास 3 कार्बन वाला ही कंपाउंड है। अब इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड से हमने क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, ठीक है ना। किसको, कार्बोक्सिलेशन वर्ड किससे निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकला, सॉरी कार्बन से निकला, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कार्बन को रिमूव करेंगे, कहाँ से, पाइरुवेट से। तो ये हमारे पास जब हम पाइरुवेट को क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, पाइरुवेट की जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी कि हमने इसका एक कार्बन यहाँ से रिमूव किया, कार्बन रिमूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी एसीटाइल। और प्लस हमारे पास यहाँ पर कोएंजाइम भी हमें यहाँ पर जो है ये मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। आप एसीटाइल को देखें तो एसीटाइल हमारे पास क्या होता है, ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो हमारे पास पाइरुवेट कितने थे, 2 थे, तो एसीटाइल भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब जब एक पाइरुवेट एक एसीटाइल के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होता है तो हमें कितने NaDH मिलते हैं, यहाँ पर हमें जो है वो एक NaDH मिलता है। और एक NaDH हमें कितने ATP दे रहा है, 3 ATP दे रहा है। और जब हमारे पास, हमने कहा कि ये 2 पाइरुवेट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और NaDH भी हमें यहाँ पर क्या होगा, मिलेगा, तो ये 3 ATP और हमें प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर टोटल जो डीकार्बोक्सिलेशन से हमें ATP मिलते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पर 6 ATP हमें जो है यहाँ पर मिलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जब हमें ग्लाइकोलाइसिस से क्या मिल रहे थे, ATP मिल रहे थे, तो वो डायरेक्ट ATP हमें मिल रहे थे और हम इसको नाम दे देते हैं सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन का। लेकिन यहाँ पर हमें जो ATP मिल रहे हैं वो NaDH की ऑक्सीडेशन से मिल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो ATP हमें मिलेंगे वो कौन से होंगे, वो ऑक्सीडेटिव होंगे, ठीक है, समझ आ गया इतना। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास एसीटाइल बना है, ठीक है ना, ये एसीटाइल जाएगा कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में जब ये जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। प्लस हमें और क्या मिलेगा, यहाँ से हमें जो है वो 3 NaDH मिलेंगे, ठीक है ना। प्लस हमें एक जो है वो क्या मिलेगा, FADH मिलेगा। और हमें जो है एक ATP जो है वो क्या मिलेगी, डायरेक्टली मिलेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कंबाइन करते हैं कि हमें जो एसीटाइल जब एक क्रेब्स साइकिल में जाता है तो कितनी एनर्जी मिलती है, कितने ATP मिलते हैं, 3 NaDH है, एक NaDH से हमें जो है वो कितने ATP मिलते हैं, 3। और यहाँ पर हमारे पास कितने NaDH है, 3, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 9। और यहाँ पर एक FADH से हमें कितने ATP मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ATP ये और प्लस एक ATP हमारे पास ये हो गया। तो टोटल हमारे पास कितने ATP मिलते हैं, 12 ATP मिलते हैं जब एक एसीटाइल एक दफ़ा क्रेब्स साइकिल को रन करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 2 एसीटाइल है, जब दूसरा एसीटाइल यहाँ से रन करेगा तो तब भी हमें 12 ही क्या मिलेंगे, ATP मिलेंगे। और यूँ हमारे पास ये कितने हो जाते हैं, 24 ATP हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं, क्रेब्स साइकिल को रन करवाते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे पास जितने भी ATP आए हैं हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, सपोज कि जब हमने क्या किया था, ग्लाइसर एल्डिहाइड, यहाँ पे लिख दूँ, ग्लाइसर एल्डिहाइड से क्या बना था, जब पाइरुवेट बना था, ठीक है, तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिली थी, उससे हमें जो है वो 8 ATP मिले थे, ठीक है। और फिर जब हमने क्या की थी, पाइरुवेट की क्या की है हमने, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन जब की है तो यहाँ से हमें 6 ATP मिले। और हमारे पास ये जो क्रेब्स साइकिल है इससे हमें जो है कितने ATP मिले, हमें यहाँ पर जो है वो 24 ATP मिले। जब हम इनको टोटल करते हैं 8, 6, 24, ठीक है, तो ये कितने होते हैं, 38 होते हैं। तो ये जो 38 है हमारे पास ये थियोरेटिकल फॉर्म के अंदर आए हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि 2 जो हमारे पास ATP होंगे ना, इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। 38 से 2 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ से 36 हमें जो है यहाँ पर क्या मिलते हैं, ATP मिलते हैं। याद रखिएगा कि जब ग्लूकोज की सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो हमें यहाँ से कितने ATP मिलते हैं,
36 ATP मिलते हैं। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, ग्लूकोज का सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो किसकी रेस्पिरेशन है, वो फैट्स की रेस्पिरेशन है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारे पास फैट्स होते हैं, फैट्स को जब हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं तो फैट्स जब ब्रेक डाउन होती है तो हमें दो चीज़ें देती है। एक होता है हमारे पास क्या चीज़, ग्लाइसिरोल, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है जी फैटी एसिड। अब ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड इन दोनों से जो है वो हमें सेपरेटली एनर्जी मिलती है। अब ग्लाइसिरोल जो है वो कौन सा पाथवे अडॉप्ट करता है, फैटी एसिड कौन सा पाथवे अडॉप्ट करता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। जब अच्छा ये जो ग्लाइसिरोल होता है ना, ग्लाइसिरोल के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है, पहला ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि ये क्या करें, ये या तो ग्लाइसिरोल प्लस दूसरे ग्लाइसिरोल से मिले और क्या बना दे, यहाँ पर ग्लूकोज बना दे, सिंपल। ये एक इसके पास हमारे ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या होता है कि ये जो ग्लाइसिरोल होता है ना, ग्लाइसिरोल क्या करे, ग्लाइसिरोल जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये ग्लाइसिरोल जो है ये ग्लाइसरैल्डिहाइड को क्या करे, ये फॉलो करे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अगर ये किस में चला जाए, ये ग्लाइसरैल्डिहाइड के अंदर चला जाए, ठीक है। तो फिर ग्लाइसरैल्डिहाइड के बाद यहाँ पर जो है ये ग्लाइसिरोल जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ द ग्लूकोज वाला जो पाथवे है वो फॉलो करेगा इसके बाद, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें ग्लाइसिरोल से कितनी एनर्जी मिलती है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्लाइसिरोल है तो एक ही हमारे पास क्या बनेगा, ग्लाइसरैल्डिहाइड बनेगा। और एक ग्लाइसरैल्डिहाइड जब एक पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ से हमें 2 ATP और प्लस हमें यहाँ पर एक NADH मिलता है। तो टोटल हमारे पास ये कितनी एनर्जी होती है, 5, ठीक है। तो जब ग्लाइसरैल्डिहाइड पाइरुवेट में टूटता है तो यहाँ से कितनी एनर्जी मिलेगी, 5 ATP हमें यहाँ से जो है ये मिलेंगे। और फिर जब पाइरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी कि यहाँ से हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कराएंगे तो तब हमें जो है वो पाइरुवेट, ठीक है ना, ये इसकी डीकार्बोक्सिलेशन से कितने हमें ATP मिलेंगे, हमें जो है वो मिलेगा एक NADH, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख दूँ ये कोएंजाइम है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें कितना जो है वो ATP मिलेगा, एक NADH हमें मिलेगा। और इससे हमें जो है वो कितनी ATP मिलती है, 3 ATP मिलती है। ये होगा, ठीक है ना। 5 हमें पहले मिली, 3 हमें अब मिले। फिर एसिटाइल जो है ये किसको फॉलो करेगा, ये क्रेब साइकिल में जाएगा। और क्रेब साइकिल जब एक दफ़ा चलता है, पीछे अभी मैं आपको बताकर आ चुकी हूँ, तो इससे जो है वो हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 12 ATP हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब जब हम इनको सारे का सारा जो है वो इनको कंबाइन करेंगे, हमारे पास क्या है, 12 ATP ये है, ठीक है ना। 12 हमारे पास क्रेब साइकिल वाली है, 3 हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन वाली है, और 5 जो है वो हमारे पास जब ग्लाइसरैल्डिहाइड पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ था तो ये वाले। तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 20 ATP। जब ग्लाइसिरोल जो है ये यहाँ पर अपना मेटाबॉलिज्म करता है तो 20 ATP हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, फैटी एसिड की। फैटी एसिड क्या करता है, फैटी एसिड की यहाँ पर होती है क्या चीज़, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं एक फैटी एसिड की, हमारे पास है पाल्मिटिक एसिड, ठीक है ना। अब ये जो पाल्मिटिक एसिड होता है ना, ये एक 16 कार्बन वाला क्या है, एक कंपाउंड है। अब ये जो हमारे पास क्या होता है कि ये बीटा ऑक्सीडेशन होती है किस चीज़ की, फैटी एसिड की। इसमें हमने एग्जांपल लिया किस चीज़ की, पाल्मिटिक एसिड की। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो है ना ये फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, एसिटाइल के अंदर, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटाइल के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि हमने कहा कि पाल्मिटिक एसिड कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, यहाँ पर 16 कार्बन वाला कंपाउंड है, और एसिटाइल कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो जब पाल्मिटिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होगा एसिटाइल में तो कितने एसिटाइल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 16 कार्बन है तो हमें यहाँ पर कितने एसिटाइल मिलेंगे, हमें जो है वो 8 एसिटाइल जो है यहाँ पर मिलेंगे। तो हमारे पास जब हमने एक एसिटाइल को क्या करवाया था, क्योंकि एसिटाइल ने जाना है कहाँ पे, क्रैब साइकिल में। और क्रैब साइकिल में जब हमने कहा कि जो एसिटाइल है एक दफ़ा अगर ये क्रैब साइकिल को रन करता है तो हमें कितने ATP मिलते हैं, 12 ATP मिलते हैं। अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास कितने एसिटाइल हैं, 8 हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो यहाँ पर हमें कितने ATP मिलते हैं, 96 ATP हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो ग्लाइस
ग्लाइसिरोल से हमें कितने मिल रहे थे, ग्लाइसिरोल से हमें 20 मिल रहे थे, 20 मिल रहे थे। और यहाँ पर फैटी एसिड से हमें कितने मिल रहे हैं, 96 मिल रहे हैं। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 116 एटीपी मिलेंगे, जो कि ग्लूकोज से काफ़ी जो है ये क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, कई गुना यहाँ पर ये ज़्यादा हमें एनर्जी देता है। तो ये था हमारे पास किस चीज़ की, फैटी एसिड का हमारे पास क्या था, सेलुलर रेस्पिरेशन था। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, प्रोटीन के रेस्पिरेशन को। ठीक है ना, प्रोटीन को अगर हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं तो प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, अमाइनो एसिड मिलता है। ठीक है, अमाइनो एसिड मिलता है। अब अमाइनो एसिड से हमने क्या करना होता है, अमाइनो एसिड की हमने यहाँ पर करनी होती है डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन का मतलब क्या होता है कि हमने इसमें से, अगर हम यहाँ पर देखें अमाइनो एसिड को, तो अमाइनो एसिड के फार्मूले में क्या प्रेजेंट होता है, अमोनिया होता है। तो जब हम क्या करते हैं, डी अमाइनेशन करते हैं, तो ये इस अमोनिया को हम क्या कर देते हैं, अमाइनो एसिड से रिमूव कर देते हैं। और जब हम यहाँ पर डी अमाइनेशन करते हैं तो पीछे हमारे पास क्या बन जाता है, ये बच जाता है हमारे पास सी स्केलेटन। अब ये सी स्केलेटन दो रास्ते अडॉप्ट करेगा, या तो ये सीधा ग्लाइसरल्डिहाइड को फॉलो करेगा, या तो ये किसको फॉलो करेगा, एसिटाइल में कन्वर्ट होकर क्या फॉलो करेगा, क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो सी स्केलेटन होता है, ठीक है ना, ये अगर किस में जाता है, ग्लाइसर एल्डिहाइड में जाता है, तो ग्लाइसर एल्डिहाइड फिर किस में टूटेगा, पाइरुवेट में टूटेगा। और जब ये पाइरुवेट में टूटता है तो हमें इससे कितनी एनर्जी मिलती है, एक ग्लाइसर एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास 2 एटीपी प्लस हमें जो है वो एक NADH मिलता है। एक NADH कितनी एटीपी देता है, 3 एटीपी देता है। तो ये टोटल हमारे पास कितनी हो गए, 5 एटीपी हो गए। फिर पाइरुवेट की क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन होगी। पाइरुवेट जो है ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ के अंदर, यहाँ से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और ये क्या बना देगा, एसिटाइल बना देगा, और साथ में कोएंजाइम भी हमें यहाँ पर मिलेगा। तो जब ये मिलता है तो एक ही हमारे पास क्या है, एक ही पाइरुवेट है, एक ही एसिटाइल बनेगा। तो यहाँ से हमें कितने NADH मिलते हैं, एक ही NADH हमें यहाँ पर मिलता है। तो इससे हमें कितने एटीपी मिलेंगे, यहाँ पर 3 एटीपी हमें यहाँ पर मिलेंगे। और जब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक एसिटाइल कहाँ पे जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है, तो यहाँ पर हमें कितने एटीपी मिलते हैं, 12 एटीपी मिलते हैं। तो जब हम इनको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो यहाँ से हमें कितने एटीपी मिलते हैं, यहाँ से जब ये ग्लाइसर एल्डिहाइड में जाता है तो यहाँ से हमें जो है वो 20 एटीपी हमें मिलते हैं। ठीक है, 20 एटीपी मिलते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये जो सी स्केलेटन होता है, सी स्केलेटन हमारे पास क्या होता है कि इसके पास दूसरा रास्ता है कि ये एसिटाइल के अंदर कन्वर्ट हो। ठीक है, और एसिटाइल से फिर हमारे पास क्या होता है कि ये क्रेब्स साइकिल को क्या करवाता है, रन करवाता है, और उससे हमें जो है कितने एटीपी मिलते हैं, 12 एटीपी मिलते हैं। तो 20 एटीपी पहले ग्लाइसरल्डिहाइड वाले पाथ से हमें मिले, फिर अगर ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल को ज्वाइन करेगा तो हमारे पास जो है वो 12 एटीपी जो है ये यहाँ से हमें मिलते हैं। और जब हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो हमारे पास कितने एटीपी आते हैं, 32 एटीपी आते हैं। तो ये है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ द प्रोटीन। ये सारे के सारे तीनों की तीनों जो है वो हमने यहाँ पर क्या करा दी है, मैंने आप लोगों को सेलुलर रेस्पिरेशन करा दी। देखो पहले हमने किसकी की थी, हमने की थी कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का हमने एक पूरा पाथवे पढ़ा था। फिर हमने इसको कोरिलेट किया किस चीज़ के साथ, प्रोटीन और फैट के साथ, कि जो हमारे पास फैट होता है, फैट वो क्या करेगा, वो भी हमारे पास जो ग्लूकोज वाला सेलुलर रेस्पिरेशन है उसको फॉलो करेगा, और फिर हमें वैसी ही एनर्जी मिलेगी जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट की सेलुलर रेस्पिरेशन से मिल रही थी। लेकिन फैट्स हमें जो है वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन जो है वो हमें कितने एनर्जी देती है, 32। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का वन शॉट। होप कि आप लोगों को यहाँ पर समझ आई होगी। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे ईजिली कंफर्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।